हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी in the relation of the phenomena of photoelectric effect. Using Einstein photoelectric equation shows how the cutoff voltage and threshold frequency for a given photosensitive material can be determined with the help of suitable plot or graph. तो ठीक है, यहाँ पर हमें कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है. तो सबसे पहले द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज ओवर हियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. And that second key concept that we will use over here is photoelectric equation. चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से काम करता है. तो देख लेते हैं कि एक वायर लेते हैं हम जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, इसे वेरिएबल पोटेंशियल से अटैच करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हमने अप्लाई किया है. तो देखिए, इसे हम यहाँ पर एक मेटल कनेक्टर ले लेते हैं. इसके अंदर एक ये रॉड अप्लाई करते हैं, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट कह सकते हैं हम इसे. ठीक है, फोटो सेंसिटिव प्लेट. दूसरी तरफ हमने इसमें एनोड अप्लाई किया है जो ज्वाइन होता है किससे, अमीटर से. और इस अमीटर को हम कनेक्ट कर देते हैं वेरिएबल पोटेंशियल. सो देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है. अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स को या लाइट को इंसिडेंट करते हैं. ठीक है, तो मान लिया कि ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है. करेक्ट. तो फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम यहाँ देखते हैं कि सपोज ये हमारी प्लेट है. वो प्लेट इलेक्ट्रॉन्स, प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से सिचुएटेड है. ठीक है, जब कोई रेज इस पे इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्साइट करती है. और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करके स्कैटर्ड हो जाता है दूसरी तरफ. ओके, तो कहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज इट पॉसिबल. सो नो. तो मान लिया कि कुछ जो फ्रीक्वेंसीज थी उसको हमने इंसिडेंट किया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को, है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा पाए. तो क्या होगा, यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई वेव कलेक्ट नहीं होगी. ये हमारा कलेक्टर है ना. और यहाँ पर अगर नहीं होगी तो यहाँ कोई करंट, मोमेंटरी करंट फ्लोस होता हुआ दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बार बार ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट पर. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वेव्स के लिए, ठीक है, जिस किसी पर्टिकुलर वेव के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल्स टू एच न्यू काइंड ऑफ की है. ठीक है, यहाँ पर जब वो फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, इस इलेक्ट्रॉन को. और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर बाहर स्कैटर्ड होने लगता है. और जैसे ये होगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड हुआ है, एक्साइट हुआ है, इसने इस मेटल की बैरियर को पार कर लिया है ना, और एक्साइट हुआ है. ठीक है, तो जैसे मेटल के बैरियर को फाइट क्रॉस करेगा, ये जो प्लेट है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और यहाँ पर, है ना, हमें जो कलेक्टर पे एक मोमेंटरी करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा. तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, दिस इज द minimum frequency under which the photoelectric emission is not possible.
करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी पे जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है फोटो सेंसिटिव मटेरियल के वो एक्साइट हुए हैं, लेकिन इससे पहले वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। तो हम और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए, ठीक है। ये वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे अगर कोई हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करें और उसे इंसिडेंट करें फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बैरियर को पार करने में कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो द मिनिमम हम कैसे डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को? जस्ट अ मिनट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, sorry, threshold frequency can be defined as the minimum frequency under which the photoelectric emission is not possible. Regardless of incident radiation intensity, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होता है, चाहे हम किसी भी इंटेंसिटी की लाइट उस पर, ठीक है, इंसिडेंट करें। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जब जो इलेक्ट्रॉन है इस बैरियर को पार कर पाता है, ठीक है। तो इसे इसका वर्क फंक्शन भी कहते हैं। नाउ अगर हम आगे बात करें कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया, बाहर आ गया है, ये क्या होगा, इस एनोड की प्लेट से अट्रैक्ट होके एनोड प्लेट की तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। और मोमेंट्री करंट यहाँ फ्लो होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने देखा है कि सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर इमिट हो रहे हैं तो ये किसी क्रिस्टल की अलग अलग लेयर के लिए, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, हम मान लेते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग सरफेस पे है, फोटो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब कोई रे जो इंसिडेंट हुई है, ठीक है, ये एच न्यू जो है इंसिडेंट हुई है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एनर्जी गेन करके ना, अब ये बैरियर को तोड़ेगा, तो ये बैरियर स्मॉल है, इसे बैरियर को तोड़कर ये बाहर की ओर निकलेगा, तो ये कलेक्टर प्लेट पे किसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव होगा। सिमिलरली इस अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसके लिए बैरियर ज़्यादा है, ठीक है, बैरियर की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इतने बैरियर को क्रॉस करके बाहर की ओर आएगा,
तो ऑब्वियसली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कुछ पार्ट उसका खर्च हो गया इस बैरियर से निकलने में, सो यहाँ पर इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन हम अगर 1 और 2 से शो करें तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो सतह पे, सरफेस पे, क्रिस्टल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है उन सारे इलेक्ट्रॉन में, उन सारे फोटो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो वो क्रिस्टल के अंदर की तरफ है, क्योंकि उनकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है उस बैरियर को क्रॉस करने में। ओके, तो हम ये क्या समझ सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के हैं। अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन्स वो कौन सी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सकती है ना, अगर उसे निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल, क्योंकि ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे इस प्लेट को, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा क्या होगा एक्चुअली कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, है ना, ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट तक जाएंगे, है ना, और अगर यहाँ पहुंच गए तो मोमेंटरी करंट फ्लो होगा। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ रहे हैं, मीन्स मोमेंटरी करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल को इंक्रीज कराते जाएं तो वो जो छोटी मोटी काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इस प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेगा इसको, ठीक है ना, ये जो प्लेट है वो रिपेल करेगी, तो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो फिर भी वहां पर, है ना, कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। अब अगर हम और ज़्यादा पोटेंशियल को थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है, तो क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेगा तो सही, लेकिन पहुंचने के बाद फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा, ठीक है, मीन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उस समय हमारे जो मोमेंटरी करंट जो है वो इंडिकेशन, कोई डेविएशन, अमीटर कोई डेविएशन नहीं देगा। तो वो पर्टिकुलर पोटेंशियल जिस पर, वो पर्टिकुलर पोटेंशियल जिस पर जो करंट है ना, कलेक्टर प्लेट में वो जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, सो हम डिफाइन कर सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो कट ऑफ वोल्टेज को हम डिफाइन करेंगे, द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल the value of negative potential of a collector plate at which the current will reduce to zero ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एनी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। अब हम अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं, फ्रीक्वेंसी से मिलेगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं तो भी कलेक्टर प्लेट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो वो पोटेंशियल जिस पर कलेक्टर प्लेट पे कोई करंट फ्लो नहीं होता उसे हम कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम देखिए पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखेंगे यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को प्लेस करते हैं और यहाँ पर हमारा
पोटेंशियल। ठीक है, अब हम आइंस्टाइन की सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन है द यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं आइंस्टाइन की। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें पता है कि अगर E जो है एनर्जी है ना ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E क्या है एनर्जी, वो लाइट है ना जो हमने इंसिडेंट की थी उसकी एनर्जी, दैट मीन्स H इंटू न्यू। फाई क्या है ना वर्क फंक्शन है ना, या ये वर्क फंक्शन मतलब जब किसी इसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बैरियर को है ना क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हुई थी, ठीक है, यहाँ देखिए बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन की जो एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, ऑफ द सेम रेंज। ठीक है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मिनिमम न्यू ज़ीरो। सो दिस विल बी, इसको लिख सकते हैं हम एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहे और पोटेंशियल को एक उस वैल्यू तक इंक्रीज किया कि कलेक्टर प्लेट पे कोई करंट फ्लो नहीं हो। ठीक है, तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिस पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है पर्टिकुलर एनर्जी है ना इज इक्वल्स टू पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा V। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी है ना किसके लिए, पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हो जाएगी चार्ज इनटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल यहाँ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू EV0, या हम कह सकते हैं इससे H न्यू बाय E माइनस H न्यू ज़ीरो बाय E is equals to V0, करेक्ट। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, ठीक है, इसे मैं फिर से लिखती हूँ, V0 is equals to H by E into न्यू माइनस H by E into न्यू ज़ीरो। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें किससे, y is equals to mx plus c से, तो आप देखेंगे y एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल है, x एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो जो स्लोप होगा है ना, स्लोप कितना हो जाएगा हमारा h अपॉन ई, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मीन्स हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप h बाय ई है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन और इंटरसेप्ट, ठीक है, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पे हमें ये इंटरसेप्ट मिल रहा है h बाय ई इंटू न्यू ज़ीरो। तो हमें y एक्सिस, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पे इंटरसेप्ट ड्रॉ करते हुए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट मिला है y एक्सिस का, तो ये वैल्यू है हमारी माइनस ऑफ h बाय ई इंटू न्यू ज़ीरो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का वो हिस्सा है जहां पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई। ठीक है, मीन्स हम पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना, सॉरी कम कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में। तो धीरे धीरे एक ऐसी वैल्यू आती है जिस पर हमारी जो
फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 0 हो जाती है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर इसे हम ओ दे देते हैं, ठीक है, ये हो ओ, ये बी, ये ए है पॉइंट, ये बी, ठीक है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अगर लाइट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल, कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। और ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए, है ना, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जो ग्राफ में अगर इसे OD से शो करें तो हमारा OD की डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर light which have frequency suppose nu1, करेक्ट। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ये जो ग्राफ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमें देता है। ओके, नाउ क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन शोज द कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for the given photosensitive material can be determined with the help of suitable plot or graph। तो this is the graph by which we can find, है ना, ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है यहाँ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ठीक है, ये वैल्यू हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किसकी शो करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and this is this distance given as stopping potential or cut off potential, cut off voltage. So I hope this is clear to you बच्चों. Thank you for watching.